ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा एक नया टॉपिक जो फिर से शुरू होने वाला है, उसका नाम है पुनर्जागरण काल। तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले एक उन लोगों के लिए आवश्यक सूचना है जो बार बार परीक्षा के लिए फोन करते हैं। मैं आप लोगों की समस्या समझता हूं, क्योंकि आपसे ज्यादा हमें चिंता है आपके भविष्य की। तो मैं ऐसा नहीं कहता है कि किसी बच्चे को कोई चिंता ना होनी चाहिए, लेकिन चिंता का मतलब ये नहीं है कि अपनी धारणाओं को बदल लेना। तो अपनी धारणाओं को बदल कर सोचिए प्यारे बच्चों। हो सकता है ईश्वर चाह रहा हो कि आप में अभी कमी है, इसलिए टाइम बढ़ा रहा है आपका। तो जितनी आप शिद्दत से इन सब फालतू कामों के लिए काम में लगे हुए हैं कि हम इधर से पता करें, उधर से पता करें, डेट कब आएगी, डेट आएगी, चाहे आज आए या कल आए, लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने इस कीमती समय को इतना तैयार कर लो कि इस बार आपको कोई बाहर ना कर सके। इस बार अगर आप बाहर हो गए तो आने वाला समय और आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमेशा बच्चे बढ़ेंगे, आपकी समस्या को बढ़ाएंगे। तो कोशिश करो कि जो ये टाइम आपको मिल रहा है, इधर परीक्षा नहीं हो रही है, तो आपको तैयार करने के लिए ईश्वर समय दे रहा है, तो उस समस्या को हल करो और अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लो कि इसी बार परीक्षा चाहे जब हो, ये सोच के बैठ जाओ कि परीक्षा चाहे जब हो, बिल्कुल 110% इसी बार सिलेक्शन मुझे लेना है। मुझे पता है वो बच्चे फोन करते हैं जिनको अभी पढ़ाई में बहुत कुछ पढ़ना है, अभी उनकी तैयारी पूर्ण नहीं हुई है, परेशान वही है। वो सोचते हैं अभी अगर टाइम मिल जाएगा और आगे टाइम मिलेगा तब पढ़ लेंगे, डेट आएगी तब पढ़ लेंगे। प्यारे बच्चों, ये डेट के बाद सिर्फ कहने को होता है कि हम पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे। उसके बाद आप जो 10-20 दिन का या 1 महीने का टाइम मिलता है, उसमें आप तैयारी पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि जब डेट आएगी पढ़ लेंगे, उसके बाद फटाक से डेट आई, एग्जाम हो गया, तमाम बच्चे रह गए उसमें बेचारे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ऐसी तैयारी करके बैठ जाएं कि इसी बार चाहे एक सीट आपको देनी है, मिलनी है, वो आप ले लें। बस इतनी मेहनत कर लें। बस इस फालतू काम में आप टाइम अपना बर्बाद ना करें कि परीक्षा कब है या परीक्षा होगी या नहीं होगी। इन सब चीजों को मत सोचिए। परीक्षा आज नहीं तो कल होगी। अगर आपका फॉर्म अप्लाई है तो परीक्षा होगी। बस ये है, टाइम बढ़ सकता है। कोई अगर जनवरी फरवरी में सोच रहा था तो हो सकता है ये मार्च अप्रैल मई में तक चली जाए, हो सकता है अगले साल चली जाए, लेकिन परीक्षा होगी। इसलिए अपनी तैयारी में कोई कसर ना छोड़े। देखिए, बाधा हर एक जीवन में आती है, लेकिन उस बाधा को हम छोड़कर अगर चले गए तो क्या हमें जीत मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसलिए उस जीत को हासिल करने के लिए बाधा से लड़ना सीखो। अगर लड़ लिए तो आगे सुख मिल सकता है, अगर नहीं लड़े तो दुख में जीवन काटोगे। तो आशा है कि आप लोग मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और कठिनाइयों का सिलसिला तो अब आपके जीवन में चालू हुआ है। अभी तो आपने बचपन से निकलकर युवा अवस्था में कदम रखा है। जिस दिन आप इस दुनिया के रंगीन नजारों को देखोगे, समस्या उस दिन करवट लेगी और ऐसी समस्याएं आएंगी। निरंतर समस्या जीवन में बढ़ती जाती है, क्योंकि जीवन का नाम ही समस्या है। अगर समस्या नहीं है तो वहां जीवन नहीं है। आपकी समस्या किस दिन खत्म होगी? जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। अन्यथा किसी दिन किसी को भी समस्या ऐसा नहीं है कि उसको ना मिले। हर कदम पर समस्या। आज नौकरी के लिए लड़ रहे हो, कल शादी के लिए लड़ोगे, शादी हो जाएगी फिर बच्चों के लिए लड़ोगे, बच्चे हो जाएंगे उसके बाद बच्चों की परवरिश के लिए लड़ोगे। हर कदम पर समस्या। जब तक बुजुर्ग होके आप ईश्वर में, पंच तत्व में विलीन नहीं हो जाओगे, तब तक आपका समस्या साथ नहीं जोड़ेगी।
तो इसलिए समस्या से घबराओ नहीं, समस्या से लड़ना सीखो। समस्या दो प्रकार से ही खत्म हो सकती है, या तो आप उस समस्या से लड़कर उसके खत्म कर दो, या तो अपना अंतिम संस्कार कर दो, यानी इस दुनिया से विदा ले दो। दो ही तरह से समस्या खत्म हो सकती है। तो ये शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों के समझाने के लिए मुझे इस कट वचन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। रास्ते से भटकना छोड़िए, आगे बढ़ना है आपको। हर समस्या से लड़ना होगा, हर हालत में तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तो कोशिश करो, चाहे जो समस्या आए, लड़कर उसे मुझे पार करना है, उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए एक मैसेज है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, अपनी तैयारी पर फोकस करें, बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। कुछ बच्चे हमारे बैच में बहुत अच्छे तैयारी से जुटे हुए हैं, जो पूरे में पूरे नंबर लाते हैं, और एक बार नहीं, एक बार की अगर बात होती तो मैं मान लेता, वो कई बार ऐसा कारनामा कर चुके हैं, तो शायद उनकी तैयारी अच्छी है। लेकिन उन बच्चों ने कभी आज तक ये सवाल नहीं पूछा, सर परीक्षा कब होगी। उनका कहना है कि हम अभी और तैयारी कर लेंगे, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चाहे जहां से क्वेश्चन पूछे मैं उसका आंसर दे सकूं। तो प्यारे बच्चों, उन्हीं की तरह सोच बदलो और आगे बढ़ो। ध्यान रहे, ये हर एक बच्चे के लिए मैसेज है। इस मैसेज को सुनना और एक बार अपने जीवन के बारे में सोचना कि क्या किसी के समस्या नहीं है। पास पड़ोस में देखना, क्या किसी के पास समस्या नहीं है। चाहे इतिहास उठाकर देख लो, चाहे वो राम हो, चाहे राधा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे सीता हो, सबके जीवन में बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने जीवन से कभी हार नहीं मानी, जीवन को लड़के जीता है। तो आप भी अगर आगे बढ़ना है तो आगे लड़ना है, तो बढ़ो और लड़ो, फिर देखते हैं क्या होता है आपके जीवन का सार। चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक आज का, जो पुनर्जागरण काल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में, एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो हम इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर सभी लोग नोट कर लें, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल आप लोग अभी पीछे जो पढ़ चुके हैं, उसमें आप यूरोपीय मध्यकाल को पढ़ा है, जिसमें आप 4 भागों में उसको यूरोपीय मध्य भाग को पढ़े हैं। मध्य कला जो है, यूरोप की मध्य कला में 4 भागों में आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ा। पहला एक प्रारंभिक ईसाई काल, दूसरा बेंजेंटाइन कला, तीसरा रोमनस्क कला और चौथा गोथिक कला। तो अंतिम कला जो आपने पढ़ी, गोथिक कला पढ़ी थी। कौन सी? गोथिक कला। और गोथिक कला के बाद ही पुनर्जागरण काल आ जाता है। क्या आ जाता है? पुनर्जागरण काल। तो यहां पर एक पॉइंट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये समझने के लिए है। देखिए, टॉपिक अगर आपकी समझ में आ गया तो अच्छी तरीके से कर लोगे। चीजें जब समझ में आ जाती हैं तो आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक टॉपिक यहां पर लिख लो, गोथिक कला के बाद पुनर्जागरण काल आता है। गोथिक कला के बाद पुनर्जागरण काल आता है। कैसे आता है ये भी देख लो, और पुनर्जागरण काल का समय हम निकाल कर भी आपको बता देते हैं। गोथिक, फिर से देख लेते हैं, गोथिक कला का जन्म। गोथिक कला का जन्म कब हुआ? आप सभी लोग जानते हैं, 12वीं सदी में। 12वीं सदी में कब हुआ? 12वीं सदी में। उसके बाद गोथिक कला का चरम विकास, ये भी पढ़ा है, चरम विकास 13वीं सदी में।
13वीं शती में होता है, 12वीं में उसका जन्म हुआ गोथिक कला का, और 13वीं सदी में चरम विकास पर गई गोथिक कला। तो 13वीं तक हुआ, तो पुनर्जागरण काल का 14वीं सदी से आप लोग इसका जन्म मान सकते हैं। 14वीं सदी से 16वीं सदी, सदी हो या सती हो एक ही चीज है, ध्यान रखना। 14वीं सदी से 16वीं सदी, तो ये ध्यान रखेंगे। 13 तक तो गोथिक कला चली, उसके बाद 14वीं सदी में पुनर्जागरण काल आ गया। क्योंकि एक हम कलाकार का नाम आपको बताते हैं, जियोत्तो, वो आप गोथिक कला में भी उसको पढ़े हैं, और पुनर्जागरण काल का पिता भी वही कहा जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है, अभी हम उसको पढ़ेंगे। तो पुनर्जागरण काल के टाइम पीरियड पर पूरी तरीके से चर्चा हो गई, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पुनर्जागरण काल के नाम। पुनर्जागरण काल के नाम। पुनर्जागरण काल के कई नाम हैं। देखिए, यूरोपियन आर्ट में एक नाम के कई नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जैसे पुनर्जागरण काल के हम काल को और किन नामों से जानते हैं, तो इसका एक नाम पुनर्जागरण तो आप देख ही रहे हैं। दूसरा नाम अगर बात करें तो पुनरुत्थान कला होता है। पुनरुत्थान कला। और एक होता है रिनेशा आर्ट। रिनेशा आर्ट। तो तीन नाम आप देख रहे हैं, एक पुनर्जागरण काल, एक पुनरुत्थान कला, एक रिनेशा काल। ये तीनों एक से संबंधित हैं, मिले हुए हैं। और इसका जन्म कहां हुआ? पुनर्जागरण कला का जन्म, तो जन्म पर बात करें तो इटली में हुआ। इटली के फ्लोरेंस, इटली के फ्लोरेंस में इसका जन्म हुआ। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इटली के फ्लोरेंस में इसका जन्म हुआ। इसके तीन नाम हैं। ये 14वीं सदी से स्टार्ट हुई और 16वीं सदी तक चलती है। गोथिक कला के बाद इसका जन्म होता है। गोथिक कला का जन्म 12वीं सदी में, गोथिक कला चरम पर 13वीं सदी में, उसके बाद 14वीं सदी में पुनर्जागरण काल आ जाता है। अब बात करें, यहां पर ये नाम से तो आप परिचित ही हो गए। अब हम इसको ले लेते हैं, यहां पर रिनेशा आर्ट। रिनेशा आर्ट क्यों कहा गया इसे? रिनेशा आर्ट क्यों कहा गया? क्योंकि जो पुनर्जागरण काल को तीन भागों में बांटा गया है, तो वो रिनेशा नाम से बांटा गया है। किस नाम से? रिनेशा नाम से। तो हम यहां पर बात करेंगे, यहां पर लिख देते हैं रिनेशा आर्ट को तीन भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं? तो यहां पर हम लिख देते हैं रिनेशा आर्ट। रिनेशा आर्ट को तीन भागों में कैसे बांटा गया है? तो देखते हैं। एक होता है प्रोटो रिनेशा, प्रोटो रिनेशा। एक होता है
अर्ली रिनेसा और एक होता है हाई रिनेसा। इन तीन भागों में हम पुनर्जागरण काल को पढ़ेंगे, प्रोटो रिनेसा, अर्ली रिनेसा और हाई रिनेसा। या इसी का नाम अगर आप करना चाहो तो ध्यान रख सकते हो, इसे ही कह सकते हो पूर्व पुनर्जागरण काल। पूर्व पुनर्जागरण काल, इसे मध्य और इसे उत्तर। ये मध्य पुनर्जागरण काल हो जाएगा और ये उत्तर पुनर्जागरण काल के नाम से इसको जाना जा सकता है। तो बहुत अच्छी तरीके से बच्चे समझ गए होंगे। रिनेसा आर्ट को तीन भागों में बांटा गया, कौन? प्रोटो रिनेसा, अर्ली रिनेसा और हाई रिनेसा। और बात करें तो जो प्रोटो रिनेसा है उसको पूर्व पुनर्जागरण काल कह सकते हो, जो अर्ली रिनेसा है तो उसको क्या कह सकते हो? मध्य पुनर्जागरण काल। और जो हाई रिनेसा है उसे कह सकते हो अंतिम या कह सकते हो उत्तर पुनर्जागरण काल। तो अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब हम इनके टाइम पीरियड की भी यही बात कर लेते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं पुनर्जागरण काल को इसी समय में ही बांटना है। तो 14वीं सदी से इसका स्टार्ट होता है। तो यहां पर पहला कौन सा? 14वीं सदी। ये होता है 15वीं सदी और इसके अंत में चालू हो जाती है हाई रिनेसा। यानी पूरा टाइम पीरियड अर्ली रिनेसा नहीं रहा है, पूरा एक सदी नहीं रहा है। तो इसलिए यहां पर लिख सकते हो 15वीं सदी का अंतिम तथा 16वीं सदी का आरंभ। ये 15वीं सदी का अंतिम तथा 16वीं सदी का आरंभ का जो टाइम पीरियड है वो हाई रिनेसा कहलाता है। 16वीं सदी तक ये पूरा पुनर्जागरण काल आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो हम आज बात सिर्फ करेंगे किसकी? प्रोटो रिनेसा की। प्रोटो रिनेसा या पूर्व पुनर्जागरण काल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कल इसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसको पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए ज्यादा बोझ नहीं अपने ऊपर बनने देना है। थोड़ा थोड़ा टॉपिक बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। तो देखिए हम प्रोटो रिनेसा में आज दो कलाकार आते हैं महत्वपूर्ण रूप से, तो हम उनको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद कल इसमें जो 3-4 जो भी होंगे, 5 होंगे, जो भी हैं उनको हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। हम बात करेंगे आज प्रोटो रिनेसा की। तो यहां पर प्यारे बच्चों सबसे पहले डाल लेते हैं प्रोटो रिनेसा। प्रोटो रिनेसा या पूर्व पुनर्जागरण काल, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। प्रोटो रिनेसा या पूर्व पुनर्जागरण काल। देखिए प्यारे बच्चों, अगर लिखने में कहीं कोई शब्द में मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग उसको अपने हिसाब से सही कर लेना, क्योंकि इस वीडियो को एडिट नहीं किया जा सकता। जो बोर्ड पर लिख जाता है जल्दबाजी में, जल्दबाजी ही कहेंगे क्योंकि दिमाग में चलता रहता है कि कोई भी टॉपिक आपके लिए छूट ना जाए, इसलिए आगे से सोचना पड़ता है। उसमें कभी कभी आधा अक्षर लिखे और आगे बढ़ गए तो उसमें कई अक्षर हमने खुद देखे हैं कि मिस्टेक हो जाती है। तो आप लोग उसका ये मतलब मत निकालना कि सर जी गलत लिखते हैं। हमारा दिमाग आगे तक सोचता रहता है, इसलिए कभी कभी शब्द छूट जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, उसको अपने हिसाब से सुधार लेना, क्योंकि ये छोटी मोटी गलतियां आप लोग जो है अपने हिसाब से सही कर सकते हो।
बस आप मेरी बात को ध्यान में रखना, जो हम बोलते हैं वो सही होना चाहिए और उस पे आप गौर करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। जो नोट्स मिलेगा वो त्रुटि विहीन मिलेगा, उसमें आपको कहीं भी त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी। तो आशा है कि आप लोग इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो प्रोटोरेनेसा या पूर्व पुनर्जागरण काल। अब यहां बात करें, इस काल के दो चित्रकार हैं। इस काल के दो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो हम दोनों को पढ़ेंगे। पहला है जियोत्तो, दूसरी बात करें तो सीमाबुए। ये दोनों कलाकार पुनर्जागरण काल के प्रोटोरेनेसा काल से संबंधित हैं, तो इन पर दोनों पर हम चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा इनके बारे में कुछ है ही नहीं, थोड़ी थोड़ी जानकारी है, तो अच्छी तरीके से एक ही बार में याद करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जियोत्तो। और ये भी ध्यान रखना, जियोत्तो को हम आपको बता चुके हैं गोथिक कला में, इसे पुनर्जागरण काल का जन्मदाता भी माना जाता है। और सिम्बुए को भी ध्यान रखना, कुछ किताबें सिम्माबुए को भी क्या मानती हैं, ये पुनर्जागरण का काल का जन्मदाता मानती हैं। ये ध्यान रखना। अगर यहां पर बस ध्यान ये रखना है कि अगर जियोत्तो नहीं है उस ऑप्शन में, तो आप सिम्माबुए को लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का अहम योगदान रहा है इस पुनर्जागरण काल में, इसको लाने में। तो यही दो पुराने चित्रकार हैं जो कह सकते हो आद्य पुनर्जागरण काल से संबंधित हैं, मतलब प्राचीन पुनर्जागरण काल से संबंधित हैं। तो इन दोनों का नाम कहीं कहीं हमने देखा है, तो आप ध्यान रखेंगे। पहली प्राथमिकता किसको रहेगी? जियोत्तो को, इसे पिता कहा जाता है। अगर ये बाय द वे ना हो तो आप इसको कह सकते हो, ये भी योगदान दिया है पुनर्जागरण काल में। अभी हम पढ़ेंगे तो हम लिखा देंगे अच्छी तरीके से, कोई भी डाउट ना रहे। तो हम बात करेंगे इस काल के दो प्रसिद्ध चित्रकार जियोत्तो, सीमाबुए हैं। तो अब यहां पर हम लिख लेंगे जियोत्तो, इसको डाल लेते हैं और अच्छी तरीके से जो जो टॉपिक हैं इसके संपर्क कर में वो हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहला तो यही, इसे पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। पहला एक ये टॉपिक आप ध्यान रखेंगे, इसे पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। दूसरा, यह गोथिक कला का प्रसिद्ध चित्रकार तथा शिल्पकार था। ये कल हमने बताया था, नोट कर लो इसके उसमें। यह गोथिक कला का प्रसिद्ध चित्रकार तथा शिल्पकार था। चित्रकार और शिल्पकार दोनों था। ये उसमें गोथिक कला में पूछा जाता है, गोथिक कला का ऐसा कौन सा चित्रकार था जिसे शिल्प का भी ज्ञान था? तो यही है जियोत्तो। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और बात करें तो इसे कई तरह से पेश किया जाता है। एक आता है आद्य पुनर्जागरण। आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार
आद्य पुनर्जागरण का महान, देखिए यहां रह गया, वही गलती हो जाती है, महान चित्रकार है, तो ध्यान रखेंगे कौन, जियत्तो। आद्य पुनर्जागरण का मतलब, आद्य का मतलब होता है, यहां पर लिख लो, प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन। आद्य का मतलब होता है प्राचीन, तो प्राचीन पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन होगा भाई, ये तो गोथिक कला से चलता हुआ आया है, गोथिक कला में भी था, तो इससे प्राचीन कोई नहीं है, तो इसी को कह सकते हो। ये दोनों थे, सीमाबुए और ये जियत्तो, तो इसे माना जाता है। अब बात करें इसका जन्म तो छूट ही गया, जन्म की बात कर लेते हैं। इसका जन्म 1267 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। 1267 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। एक इसका प्रसिद्ध जो है भित्ति चित्र है, वो ध्यान रखेंगे, असीसी चर्च की दीवारों पर असीसी चर्च की दीवारों पर असीसी चर्च की दीवारों पर सेंट फ्रांसिस के असीसी चर्च की दीवारों पर सेंट फ्रांसिस के जीवन पर आधारित 28 चित्र जियत्तो ने बनाए थे। बनाए थे 28 चित्र जियत्तो ने बनाए थे। कहां? असीसी चर्च की दीवारों पर सेंट फ्रांसिस के जीवन पर। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, बहुत प्रसिद्ध है ये कि असीसी चर्च की दीवारों पर जो है चित्र किसने बनाए थे, तो जियत्तो ने। ध्यान रखना। प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं। प्रसिद्ध चित्र, इसके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। तो लाइफ ऑफ वर्जिन, लाइफ ऑफ वर्जिन, लाइफ ऑफ वर्जिन हो गया। दूसरा ईसा का जीवन, ईसा का जीवन एक ये, और अगला एक याद रखेंगे, हेरोड्स बर्थ डे फीस्ट, तो ये प्रमुख चित्र जियत्तो के हैं। इनको भी अच्छी तरीके से आप लोग देख लेंगे और लिख लेंगे, जिससे आप एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध चित्रकार सीमाबुए की। अब प्यारे दोस्तों यहां पर नोट कर लेते हैं सीमाबुए। इसको पढ़ेंगे, इसका जन्म देख लेते हैं।
जन्म तो 1240 ईस्वी, जन्म 1240 ईस्वी इटली में हुआ था। इटली में ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो फ्लोरेंस स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार था। फ्लोरेंस स्कूल जो है उसका प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सीमाबुए। ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो पीसा की उपासना, पीसा की उपासना गृह में अंकित सेंट जॉन, पीसा की उपासना गृह में अंकित सेंट जॉन का विशाल मणिकुट्टिम चित्र सीमाबुए का है। ये ध्यान रखेंगे। यहां पर एक चीज आप लोग ये तो जानते ही हैं, ये गोथिक कला से भी संबंधित है। तो गोथिक कला से ही इसके अंदर मणिकुट्टम की कला थी। तो मणिकुट्टम एक चित्र जो है ये पीसा की उपासना गृह में सेंट जॉन का विशाल जो है मणिकुट्टम चित्र ये सीमाबुए ने ही बनाया था। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और यह जियोत्तो का गुरु माना जाता है। जियोत्तो का गुरु कौन माना जाता है? तो सीमाबुए माना जाता है। ध्यान रखेंगे। इटली में पुनर्जागरण काल की शुरुआत करने में इस सीमाबुए का भी अहम योगदान था। ये चीज लिख देते हैं। इटली के पुनर्जागरण काल की शुरुआत करने में सीमाबुए का भी अहम योगदान था। इसलिए कुछ पुस्तकों में इसे भी पुनर्जागरण काल का जन्मदाता कहा जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये दोनों जियोत्तो और सीमाबुए दोनों गोथिक कला से संबंधित हैं और इन दोनों का पुनर्जागरण काल की कला में अहम योगदान रहा है। लेकिन जियोत्तो का ज्यादा रहा है, इसलिए उसका नाम पहले लिया था और उसके बाद सीमाबुए आया। तो कुछ किताब वाले इसे भी क्या मानते हैं? इसे भी पुनर्जागरण काल का पिता कहते हैं। लेकिन अगर जियोत्तो है तो आप प्राथमिकता उसको देना। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो आप सीमाबुए को भी आप कह सकते हो कि ये भी वहां का जन्मदाता था। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। दोनों में से ऑप्शन अगर दोनों है तो जियोत्तो को लगाना, अगर जियोत्तो नहीं है तो सीमाबुए को भी कह सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखेंगे।
तो यहां पर हमने दोनों कलाकारों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, एक भी डाउट नहीं है। जो उचित जानकारी इन दोनों से थी आप लोगों तक पहुंचा दी गई। अब अगर आपको इनको बहुत ही विस्तार से पढ़ना है तो आप इनको पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो हमने पढ़ा दी हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अर्ली रिनेसां के कलाकारों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।